फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सात्विक कॉमर्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के 3 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे 3 टॉपिक्स हैं वो है, फर्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट और थर्ड है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पूरा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको एक बार जाके देख। चलिए एक बार डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क done through others with aim of achieving goals effectively and efficiently। ठीक, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम दूसरों से काम करवाते हैं ताकि हम गोल्स को अचीव कर सके इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि क्या क्या फीचर्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, मैं 1 बाय 1 फीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगा और आपको अपने नोट्स कॉपी में इसे उतारते चलना है। और मैंने यहाँ पे जो भी कंटेंट दिया है बहुत रेलेवेंट है, कोई अननेसेसरी कंटेंट नहीं दिया है और मैंने इस कंटेंट में ऐसी एक भी लाइन नहीं लिखी है जो आपको समझ में नहीं आए। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट फीचर इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल ओरिएंटेड? देखिए बच्चों, मैनेजमेंट का कंसेप्ट हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं ताकि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सके। और गोल ओरिएंटेड का मतलब ही होता है गोल से रिलेटेड। क्या मतलब होता है? रिलेटेड टू गोल। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट concept is introduced so that organizations, एक बात और स्टूडेंट्स, मैं ऑर्गेनाइजेशंस को ORG डॉट लिखता हूं उसे शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन आप ORG के आगे पूरा लिखिएगा, ठीक है। मैनेजमेंट कंसेप्ट इज इंट्रोड्यूस सो दैट ऑर्गेनाइजेशंस कैन अचीव देयर गोल्स। सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है मैनेजमेंट कंसेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड so that organizations can achieve their goal। देखिए बच्चों, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि हम लोग मैनेजमेंट का कंसेप्ट इसीलिए डिस्कस करते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं या फिर इसीलिए समझते हैं ताकि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कैसे अपना गोल्स अचीव करती हैं। इसका मैनेजमेंट कंसेप्ट का पढ़ने का यही मतलब है। मैनेजमेंट कंसेप्ट इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। ओके, सेकंड पॉइंट, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट गोल्स। हमारा सेकेंड पॉइंट कहता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट गोल्स। इसका मतलब हुआ कि
अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग गोल होते हैं. से फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है एबीसी लिमिटेड, उनका गोल है कि हमें इस साल सेल्स इंक्रीज करना है 10%. अनदर ऑर्गेनाइजेशन है मैक्स लिमिटेड, उनका टारगेट है कि हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है अपना 15% से. अनदर ऑर्गेनाइजेशन है वार्नर लिमिटेड, उनका टारगेट है कि हमें परचेजिंग पावर इंक्रीज करनी है अपनी 15% से. तो इससे क्या पता चलता है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग गोल्स होते हैं. क्लियर? ना थर्ड पॉइंट, these goals should be simple and clearly stated. हमारा जो थर्ड पॉइंट कहता है कि दीज गोल्स शुड बी क्लियरली एंड सिंपली स्टेटेड. सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड. सिंपल का मतलब तो आपको मालूम है कि बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, और क्लियरली स्टेटेड का मतलब होता है कि सिर्फ, और क्लियरली स्टेटेड का मतलब होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सभी को मालूम होना चाहिए कि आपका गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है. से फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉयज हैं, वहां के 50 एम्प्लॉयज को मालूम है कि आपका टारगेट क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है. लेकिन 50 एम्प्लॉयज को तो नहीं मालूम है कि उनका गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है. तो जिन 50 एम्प्लॉयज को मालूम है कि गोल क्या है, वो तो अपना फुल कंट्रीब्यूशन देंगे टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल. लेकिन जो 50 एम्प्लॉयज हैं जिन्हें नहीं मालूम है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे, और जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा. इसीलिए ये जरूरी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या गोल सेट किया, जो भी गोल सेट किया वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट ईच एंड एवरी मेंबर शुड बी नोन. ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट फीचर, गोल ओरिएंटेड. आई एम श्योर दैट बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सेकेंड है हमारा परवेसिव. सेकेंड फीचर है हमारा परवेसिव. बच्चों परवेसिव का मतलब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपके आने वाले जितने भी चैप्टर्स रहेंगे उन सब में आपको ये वर्ड परवेसिव देखने को मिलेगा, और ये बहुत इजी है समझने के लिए. परवेसिव मैनेजमेंट इज ऑल pervasive as it is applied in all type of organization, whether big, small, business organizations or not for profit making organization, big, small, business organization or not for profit making organizations. तो परवेसिव का मतलब होता है मैनेजमेंट इज अप्लाइड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर बिग,
स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बच्चों, मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो हर जगह अप्लाई होता है, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन आ जाएगा? कंपनी आ जाएगी, फैक्ट्री आ जाएगी, इंडस्ट्री आ जाएगी। और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में भी अप्लाई होता है। फिर चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करती हो। ठीक, यहाँ पे भी मैनेजमेंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। और नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में भी मैनेजमेंट का कंसेप्ट यूज किया जाता है। अच्छा, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, ये सोशल वेलबींग के लिए काम करती है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। आपका एग्जाम्पल में स्कूल हो गया। क्या स्कूल प्रॉफिट के लिए काम करता है? नहीं। एक स्कूल बच्चों को एजुकेशन देने के लिए काम करता है, उन्हें एजुकेटेड बनाता है, इसलिए नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो आज से एक बात याद रखिए, मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होता है, चाहे वो बिग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। ओके, आई एम श्योर आपको पर्वेसिव का फीचर भी क्लियर हो गया होगा। टिल देन आई एम रबिंग द बोर्ड, लेट्स रिवाइज। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, ठीक। फिर हमने फीचर्स पढ़े, कौन कौन से फीचर? गोल ओरिएंटेड फीचर एंड परवेसिव फीचर। ओके, नाउ आवर थर्ड फीचर इज कॉन्टिन्यूअस। ये फीचर क्या कहता है ये देखते हैं। A manager has to work on certain steps a manager has to work on certain steps to achieve the goals of the organization which are already designed। हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है a manager has to work on certain steps to achieve the goal of the organization which are already designed। अगर एक मैनेजर, इसका मतलब हुआ कि अगर एक मैनेजर को गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना है तो उसे सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं। और वो स्टेप्स एक मैनेजर खुद नहीं डिसाइड करता, वो पहले से डिजाइंड होते हैं। उन स्टेप्स के बस उसको चलना रहता है उसके ऊपर। अब वो स्टेप्स कौन कौन से हैं आपको मालूम है? ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। These स्टेप्स आर, कौन कौन से स्टेप्स हो गए? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये स्टेप्स कौन कौन से हो गए? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को अगर गोल अचीव करना है
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को अगर गोल अचीव करना है तो उन्हें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जब वो कंट्रोलिंग कर लेगा उसके बाद ही वो अपना गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर लेगा। क्लियर? अब मुझे बच्चों एक बात बताइए कि यहां से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां पे मैंने टारगेट डिसाइड किया कि मुझे सेल्स इंक्रीज करना है। यहां से मैंने प्लानिंग स्टार्ट किया कि मुझे सेल्स इंक्रीज करना है 10% से। अब आते 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 यहाँ पे मेरा टारगेट है, देखिएगा यहाँ मेरा टारगेट है। अब ये स्टेप्स फॉलो करके मैंने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया, अपने टारगेट को अचीव कर लिया। तो अब ये बताइए, क्या जब मैं अपने एक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लूंगा तो उसके बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी? नहीं। जब एक कंपनी या फिर जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने पहले ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेती है उसके बाद वो अपने सेकंड ऑब्जेक्टिव की ओर जाती है। सेकंड भी हो जाएगा तो थर्ड की ओर, थर्ड भी हो जाएगा तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे वो कॉन्टिन्यूअस में ऑब्जेक्टिव्स सेट करती है और अचीव करती रहती है। इसीलिए प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग, जब कंट्रोलिंग खत्म हो जाएगा तो कंट्रोलिंग तक प्रोसेस ब्रेक नहीं होगा, उसके बाद दोबारा प्लानिंग करेगी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दोबारा क्या करेगी? प्लानिंग करेगी। तो हमारा थर्ड फीचर क्या बन जाएगा? आफ्टर अचीविंग वन ऑब्जेक्टिव, after achieving one objective, organization sets up another objective, and this is an ongoing process। कैसा प्रोसेस है बच्चों? ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। लिखा है आफ्टर अचीविंग वन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन सेट्स अप अनदर ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपना फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेगी तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं होगी, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन अपना दूसरा ऑब्जेक्टिव सेट करेगी। दूसरा ऑब्जेक्टिव जब अचीव हो जाएगा फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे वो अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते जाएगी और उसे अचीव करते जाएगी। ठीक? और ये प्रोसेस कैसा है? ऑनगोइंग है। ऑनगोइंग मतलब हमेशा चलने वाला, जो ऐसा प्रोसेस जो कभी रुके नहीं। देखिए इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। फिर कंट्रोलिंग के बाद दोबारा हम लोग प्लानिंग पे गए। ये कौन सा प्रोसेस हुआ? ये ऑनगोइंग प्रोसेस हुआ। बच्चों आप लोग ये डायग्राम भी बना सकते हैं और नीचे लिख दीजिएगा यहाँ पे, इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ठीक? इससे आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नाउ आई एम श्योर आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कॉन्टिन्यूअस। नाउ आवर फोर्थ फीचर इज ग्रुप एक्टिविटी। फोर्थ है हमारा ग्रुप एक्टिविटी। A manager cannot achieve goal of the organization singly। यहां पे बच्चों कहता है कि A manager cannot achieve the goal of the organization singly।
अब देखिए, अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, से फॉर मैक्स लिमिटेड, ठीक, वहां पे जो मैनेजर है उसने टारगेट सेट किया कि हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है 50% से, 50% से। तो अब बताइए, क्या वो मैनेजर टारगेट सेट करके खुद ही अचीव कर लेगा? नहीं, वो सिंगली अचीव नहीं कर सकता है, वो अकेले ही अचीव नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ग्रुप एफर्ट्स की जरूरत होती है, और एक मैनेजर सिंगली बिल्कुल अचीव नहीं कर सकता है। तो क्या जरूरत है? इट रिक्वायर्स अ ग्रुप एफर्ट टू अचीव गोल। किसकी जरूरत है बच्चों? ग्रुप एफर्ट की जरूरत है। मैनेजर सिंगली, अकेले ही ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। यहां पे उसे एक ग्रुप की जरूरत है, ग्रुप एफर्ट होना चाहिए। अच्छा, उस ग्रुप में कौन कौन आ जाएगा? द ग्रुप विल कंसिस्ट ऑफ, इस ग्रुप में कौन कौन आ जाएगा? एम्प्लॉइज, स्टाफ्स, वर्कर्स, लेबर्स एंड मैनेजर। ग्रुप में कौन कौन आ जाएगा? एम्प्लॉय आ जाएगा, स्टाफ आ जाएगा, लेबर आ जाएगा, वर्कर आ जाएगा और मैनेजर भी आएगा। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल को अचीव करना है तो बहुत जरूरत है कि वो ग्रुप में काम करे। ग्रुप एफर्ट्स इज वेरी नेसेसरी। दे विल work as a team in a group। और जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप में काम करती है, तो जब वो ग्रुप बन जाती, कोई किसी भी एम्प्लॉय से जब ग्रुप बन जाता है तो ऑटोमेटिकली टीम में काम करती है, जिसके अंदर हार्ड वर्क होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑपरेशन होता है और स्ट्रॉन्ग स्पिरिट होता है कि हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है। और याद रखो बच्चों, जो भी ग्रुप टीम में काम करता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन टीम बना के काम करती है, जितना उन्होंने सेट किया वो उससे ज्यादा ही अचीव करती है। और यही टीम का फुल फॉर्म भी कहता है। आइए देखिए, टीम का क्या फुल फॉर्म है? टी टुगेदर, ई एवरीवन, ए achieves, एम मोर। तो बच्चों, टीम का फुल फॉर्म होता है टुगेदर, एवरीवन, अचीव्स, मोर। देखिए, टीम का भी फुल फॉर्म होता है। आज तक आपने नहीं मालूम था कि टीम का भी फुल फॉर्म होता है, लेकिन कॉमर्स पढ़ने के बाद आपको आज से मालूम हो गया कि टीम का भी फुल फॉर्म होता है कि टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। ठीक है बच्चों, मैं ये जो भी नोट्स बनवा रहा हूं और मैं बोलते हुए लिख रहा हूं, तो आप भी इसे अपने कॉपी में उतारते चलिए। ये बहुत यूजफुल नोट्स हैं जो आपके 12th क्लास के बाद भी काम आएंगे। चलिए, टिल देन मैं रैप करूं, लेट्स रिवाइज। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने पढ़ लिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन से फीचर्स पढ़ लिए? पहला पढ़ा हमने गोल ओरिएंटेड, ओके। सेकंड पढ़ लिया हमने ऑल परवेसिव, ठीक है। थर्ड पढ़ लिया हमने क्या?
कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। और फोर्थ हमने अपना क्या पढ़ लिया, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो चलिए मूविंग ऑन टू फिफ्थ है हमारा इंटैंजिबल। इंटैंजिबल बच्चों, आपने ये वर्ड इंटैंजिबल कहीं सुना होगा। यस, आपने ये वर्ड इंटैंजिबल क्लास 11th में सुना होगा। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि टैंजिबल क्या होता है और इंटैंजिबल क्या होता है। टैंजिबल वो होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन इनटैंजिबल वो होता है जिसको ना ही देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये वाला बच्चों फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट इज एन intangible force which cannot be seen but its presence can be felt। देखो बच्चों क्या लिखता है यहाँ पे, बोलता है कि मैनेजमेंट एक इंटैंजिबल फोर्स है। इंटैंजिबल मतलब जिसको हम लोग देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। तो क्या हम लोग मैनेजमेंट को देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं, मैनेजमेंट को हम लोग देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। सो मैनेजमेंट एक इंटैंजिबल फोर्स है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन इसका प्रेजेंस हम लोग फील कर सकते हैं कि हाँ भाई, हम लोग ये कह सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हाँ मैनेजमेंट है, ये हम लोग फील कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें याद रखिएगा बच्चों, मैनेजमेंट को हम लोग देख नहीं सकते हैं लेकिन उसे फील कर सकते हैं कि हाँ भैया इस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट प्रेजेंट है। अब कैसे पता चलेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट प्रेजेंट है, कैसे हम लोग फील करेंगे? सेकेंड पॉइंट बताएगा, इट कैन बी फेल्ट। इसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि मैनेजमेंट है। इट कैन बी फेल्ट व्हेन, कब? व्हेन टारगेट्स आर मेट। जब टारगेट्स अचीव हो जाए एंड एम्प्लॉयज आर हैप्पी। हमारा सेकेंड पॉइंट कहता है इट कैन बी फेल्ट, ये फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है। तो एक बार फर्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, चलिए ये तो सही है, लेकिन इसका प्रेजेंस हम लोग फील कर सकते हैं कि हाँ भैया इस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट प्रेजेंट है। अब कैसे हम लोग फील करेंगे कि हाँ ये एक्स लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैनेजमेंट प्रेजेंट है? दो तरीका है पता लगाने का, व्हेन टारगेट्स आर मेट एंड व्हेन एम्प्लॉयज आर हैप्पी। जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट्स अचीव कर लेगी तब हमें पता लगेगा कि हाँ भैया उस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है। और दूसरा कब पता चलेगा? जब वहां की एम्प्लॉयज हैप्पी रहे। तो चलिए वन बाय वन स्टडी करते हैं। व्हेन टारगेट्स आर मेट, जब टारगेट अचीव कर लेंगे। से फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, वहां के ऑर्गेनाइजेशन ने अपना टारगेट अचीव कर लिया। तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन वो सोचेंगे अरे भैया इस ऑर्गेनाइजेशन का तो एक्स लिमिटेड का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत इफेक्टिव है, बहुत पावरफुल है, तभी तो उसने अपने टारगेट्स को सेट करके अचीव कर लिया। तो कौन फील कर रहा है?
जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से वो फील कर सकते हैं। क्लियर हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड है व्हेन एम्प्लॉयज आर हैप्पी, एम्प्लॉयज हैप्पी। वही एक्स लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वहां के एम्प्लॉयज खुश हैं, तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के जो एम्प्लॉयज है वो देख के कह रहे हैं कि हाँ भैया उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क बर्डन बहुत कम है, जो मैनेजमेंट है वो स्पोर्ट्स फैसिलिटी दे रहा है, म्यूजिक फैसिलिटी दे रहा है, जिसकी वजह से वहां के एम्प्लॉयज हैप्पी हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि मैनेजमेंट प्रेजेंट है। मैनेजमेंट को हम लोग देख नहीं सकते, इससे पता चलता है कि मैनेजमेंट को हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन उसको प्रेजेंस को हम लोग फील जरूर कर सकते हैं। चलिए, आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं इसी इंटेंजिबल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैनेजमेंट देखिए, मैनेजमेंट इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल मतलब जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। बट पीपल हु परफॉर्म फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये टेंजिबल है। क्या है? टेंजिबल। देखिए बच्चों, इंटेंजिबल के फीचर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैनेजमेंट तो इंटेंजिबल होता है, मैनेजमेंट को तो हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन पीपल हु परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन ऐसे लोग जो मैनेजमेंट के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उसको तो हम लोग देख सकते हैं, इसलिए वो टेंजिबल होते हैं। टेंजिबल कौन हुआ? जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ये अच्छे से नोट डाउन करिएगा अपनी कॉपीज में। चलिए, हमारा सिक्स्थ फीचर आता है मल्टी डायमेंशनल। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट इज एन वेरी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, नॉट अ सिंपल वन। देखिए बच्चों, इसमें फर्स्ट पॉइंट कहता है मैनेजमेंट इज एन कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी नॉट अ सिंपल वन। इसका मतलब हुआ जो मैनेजमेंट, जो ये एक्टिविटी है, जो ये प्रोसेस है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है, ये बहुत हार्ड एक्टिविटी होती है, ये सिंपल नहीं होती और ना ही इजी होती है। ठीक है, और हाँ, एक क्वेश्चन और मैं पूछता है, इसी से बनता है कि मैनेजमेंट का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? हु परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? यस, अ मैनेजर। एक मैनेजर ही है जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को परफॉर्म करता है। ठीक है, अ मैनेजर has to look after each and every element of the organization। देखिए बच्चों, मैनेजमेंट का जो वर्क एक मैनेजर करता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। क्यों?
क्योंकि इसमें मैनेजर को ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ता है। हर वो छोटी से छोटी चीज जिसका ध्यान वर्कर को ना जाए लेकिन एक मैनेजमेंट को जाना चाहिए। इसीलिए वो मैनेजमेंट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजर होता है उसको ईच एंड एवरी एलिमेंट यानी कि ईच एंड एवरी थिंग पे यहाँ पे फोकस करना पड़ता है, हर चीज पे ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, वो एलिमेंट्स कौन कौन से हुए जिसपे बेसिकली एक मैनेजर को ध्यान देना पड़ता है? These elements are, कौन कौन से एलिमेंट हुए? पीपल, वर्क, ऑपरेशन। बेसिकली 3 चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, 3 एलिमेंट्स पे, पीपल, वर्क, ऑपरेशन। किसी भी मैनेजर को बेसिकली 3 एलिमेंट्स पे फोकस करना रहता है, पीपल, वर्क, ऑपरेशन। ऐसा नहीं है कि मैनेजर ने पीपल पे ध्यान दे दिया और वर्क और ऑपरेशन को छोड़ दिया, ऐसा वो नहीं कर सकता। या फिर मैनेजर ने वर्क पे ध्यान दे दिया, पीपल और ऑपरेशन को छोड़ दिया, या फिर मैनेजर ने ऑपरेशन पे ध्यान दे दिया, पीपल और वर्क को छोड़ दिया। ऐसा नहीं। अगर आप मैनेजर बने हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे तो आपको पीपल पे भी ध्यान देना है, वर्क पे भी ध्यान देना है और ऑपरेशन पे भी ध्यान देना है। तभी तो यहां लिखा गया है अ मैनेजर हैज टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे जितने भी एलिमेंट्स एक मैनेजर को ध्यान देना है। ऐसा नहीं वो पीपल देख ले, वर्क देख ले, ऑपरेशन देख ले, नहीं, उसे तीनों चीजों पे फुल अटेंशन अपना देना है। चलिए आइए डायग्राम एक देखते हैं। पीपल, मैनेजर ने पीपल पे ध्यान दे दिया तो वर्क भी मैनेज हो जाएगा। मैनेजर ने पीपल को अगर मैनेज कर लिया तो वर्क भी मैनेज हो जाएगा। और जब पीपल और वर्क दोनों ही मैनेज हो जाएगा तो ऑपरेशन भी मैनेज हो जाएगा। रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ऑपरेशन किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से। जब मैनेजर ने पीपल और वर्क को मैनेज कर लिया तो ऑपरेशन को भी वो मैनेज कर लेगा। ठीक है, अब एक डायग्राम देखते हैं। ये मल्टी डायमेंशनल फीचर का एक डायग्राम है जिसे आप एग्जाम कॉपी में बना सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज किया तो फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेज हो गए। फाइनेंशियल रिसोर्स को मैनेज किया तो फिजिकल रिसोर्सेज मैनेज हो गए। रिसोर्सेज को बच्चों मैंने अब यहां पे आर लिख दिया है। और फिजिकल रिसोर्सेज मैनेज हो गए तो इंफॉर्मेटिव रिसोर्सेज भी मैनेज हो गए। ठीक है, ये 3 जो डायग्राम है ये आप बना सकते हैं और नीचे लिख सकते हैं मल्टी डायमेंशनल। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 6th फीचर मल्टी डायमेंशनल का। आई एम श्योर आपको ये मल्टी डायमेंशनल का फीचर क्लियर हो गया होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, अगर बच्चों मैं चाहता तो पीपल, वर्क और ऑपरेशन
को अलग अलग डिवाइड करके कंटेंट आपको दे सकता था, लेकिन मैंने इसको कंबाइन करके दे दिया और आई एम श्योर कि आप समझ गए होंगे। ठीक, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी अगर मैं अलग अलग देता, क्योंकि मैंने कंबाइन करके कंटेंट दिया है तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और एक बात याद रखिएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट होता है वो सबसे कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है, और मैनेजमेंट का जो वर्क एक मैनेजर करता है उसे ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करना पड़ता है, चाहे वो पीपल हो, वर्क हो, ऑपरेशन हो। गुड, चलिए हमारा नेक्स्ट फीचर है डायनेमिक। जो हमारा 7th फीचर है डायनेमिक, मैं इस वीडियो में नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि बच्चों डायनेमिक जो फीचर है उसमें जो कंटेंट एक्सप्लेन करना चाहिए आपको, वो अगर आपको अभी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो आपको अभी एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। जब आप अपना 3rd चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, तब वहां पे जब डायनेमिक का वर्ड आएगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जो पर्टिकुलरली जो डायनेमिक वर्ड है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो जब हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं वहां आपको मैनेजमेंट का फीचर, मैनेजमेंट एज अ डायनेमिक एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सो बच्चों आई एम श्योर दैट आपको फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट समझ में आ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है बच्चों? आपको पता ही है क्या क्या है। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है। यही तो फंक्शंस हैं। क्या क्या है? प्लानिंग, मेरे साथ बोलिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। आइए एक बार डायग्राम देख लेते हैं। फंक्शंस। बच्चों एक बात आज मैं आपको बता देता हूं, ये बात आपको बताना जरूरी है। अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और वहां पे सपोज आपका आखिरी क्वेश्चन पूछा था व्हाट आर द 7 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आपके उसमें से 5 मालूम है और 2 नहीं मालूम है, या फिर आपके पास टाइम कम है तो आपने 5 लिखा है, 2 नहीं लिखा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको? ऐसे में कुछ ना मिलने के जगह कुछ पा लेना चाहिए। कैसे? हम लोग डायग्राम बना देंगे। ठीक है, डायग्राम कैसे बनाएंगे? फीचर्स सेंटर में लिख दीजिए, जैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे फीचर्स लिख दीजिए। ठीक, इसको सर्कल बना दीजिए, फिर ऐसे ऐसे करके जो आपको जितने भी फीचर्स मालूम है सब यहाँ पे लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा, अगर आपने इसमें से 5 पॉइंट भी लिखा ना, 5 पॉइंट डिटेल में लिखा, तो उसमें आपको तो फुल मार्क्स मिलेंगे। जो 2 पॉइंट आपने नहीं लिखा, इसमें आपने डायग्राम में बना दिया, तो टीचर को ये पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे को मालूम था कि ये 2 फीचर और होते हैं, लेकिन टाइम कम होने की वजह से उस नहीं लिख पाया। तो वहां पे आपको कुछ मार्क्स वो जरूर अवॉर्ड करेगा। ठीक है, ये बच्चों ध्यान रखिएगा और कोशिश करिए कि आप जो भी आंसर लिख रहे हैं उसमें आप डायग्राम जरूर देने की कोशिश करिए। डायग्राम, और जहां जहां पॉसिबल डायग्राम होगा मैं आपको वो दे रहा हूं, जैसे मल्टी डायमेंशनल में भी दिया। अब ये वाला जो मैं डायग्राम दे रहा हूं, आप मैनेजमेंट एज अ कॉन्टिन्यूअस वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो पहला हमारा क्या आता है? प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, और फिर क्या आता है हमारा? कंट्रोलिंग। पहले प्लानिंग हुआ, फिर ऑर्गेनाइजिंग हुआ, फिर स्टाफिंग हुआ, फिर डायरेक्टिंग हुआ,
फिर कंट्रोलिंग हुआ और फिर प्लानिंग हुआ। यही होते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या होते हैं बच्चों? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग के बाद यहाँ पे प्रोसेस ब्रेक डाउन नहीं होता है, जैसा मैंने कि मैनेजमेंट एज अ कॉन्टिन्यूस में बताया। यहाँ ब्रेक डाउन नहीं होता है, फिर दोबारा ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करती है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है और यही फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी होता है। बच्चों अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का मीनिंग एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन अभी आपको चैप्टर 1 में उसे समझने की जरूरत नहीं है। जब हम चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे प्लानिंग से, तब वहीं पे आपको मैं एक एक फीचर समझाऊंगा, एक एक फंक्शन समझाऊंगा। क्यों? अगर मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा तो हो सकता है वहां पे आपको थोड़ा समझने में कंफ्यूजन होगा। इससे अच्छा है कि मैं जब आपको प्लानिंग से पढ़ाऊंगा तो वहीं पे आपको मैं डीप में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। सो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ मैनेजमेंट। मेरे साथ बोलिए। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स with the aim of achieving goals effectively and efficiently। बच्चों मैं मैनेजमेंट का डेफिनेशन प्रीवियस वीडियो में भी रिवाइज करवाया था और इस वीडियो में भी रिवाइज करवा रहा हूं। मैं ये सोच के रिवाइज करवा रहा हूं कि आप भी मेरे साथ बोल रहे होंगे, क्योंकि अगर आप भी मेरे साथ बोलेंगे तो आपको भी ये जो मैनेजमेंट का डेफिनेशन है बहुत इजीली याद हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट को हम लोग क्यों परवेसिव कहते हैं? बिकॉज इट इज अप्लाइड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर बिग ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। और बच्चों मेरा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है बच्चों? नाउ आई एम श्योर कि आज की वीडियो में मैंने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर बच्चों आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स एंड स्टे हाइड्रेटेड टिल माय नेक्स्ट वीडियो कम्स। बाय बाय।